Alright guys, let's start with the class. यहाँ पे we're gonna start off new topic aromatic chemistry. ये हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है बेसिकली, ध्यान में रखना. मेरा जो अरेंजमेंट है इस टॉपिक का दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट दैन बुक्स जो अपने NCERT के बुक्स होते हैं उसमें. द मटेरियल इज सेम, द कंटेंट इज सेम, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है. होता क्या है कि ये टॉपिक इट इज़ नॉट सेपरेट इन NCERT, ठीक है ना. इसको हर फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. अल्किल हैलाइड्स में भी है, उसके बाद अल्कोहल्स में भी आएगा तुमको एज अ फिनॉल, अल्किल हैलाइड में एज अ अरिल हैलाइड करके आएगा, अरोमेटिक अल्डिहाइड, अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस तरह के इससे उसको कैटेगराइज किया है. व्हाट आई हैव डन इज आई पुट दिस together into one chapter, which is the way it is there in most of the books actually worldwide. ठीक है ना, कि अरोमेटिक को एक सेपरेटली डील किया जाता है क्योंकि इसकी केमिस्ट्री अलग है. इट शुडंट बी इंक्लूडेड इन अल्कोहल्स एज फिनॉल्स और एज अरिल हैलाइड विथ अल्किल हैलाइड. इस तरह से इनको डील नहीं करते आना चाहिए. सो दैट इज़ बेसिकली द इशू. सो मैंने इसको एक जगह किया है. दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. तुमको अलग अलग जगह देखना नहीं पड़ेगा. एज अ एंटायर अरोमेटिक जो है वो तुमको एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है ना. सो सबसे पहले अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखते हैं. ओके, इसमें जो कंपाउंड बेंजीन जैसे दिखते हैं, ओके, दिस इज़ अवर बेंजीन. जो भी कंपाउंड बेंजीन जैसे दिखते हैं, बेंजीन से रिजेंबल करते हैं, उसको अपन बोलते हैं अरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. It doesn't have to resemble benzene or just like benzene. Okay, there are different types of aromatic compound, but in general की बात कर रहे हैं, the compound that resemble benzene are aromatic. ठीक है, क्योंकि benzene is a prototypical aromatic compound. Prototypical म्हणजे this is like the ideal thing basically. That's basically the starting point of aromatic chemistry. Okay, so यहाँ पे देखो benzene ring है. This is your benzene ring, isn't it? And उसके ऊपर there is a methyl group. अगर इस तरह का सब्सटीट्यूएंट उसके ऊपर प्रेजेंट है, मिथिल सब्सटीट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, सो दैट बिकम्स टोलिन. समझ में आया ना. इसको टोलिन बोलो या टोलवीन बोलो या व्हाटएवर, राइट, बट इट्स यू नो डिपेंड्स अपॉन द कंट्री इसका प्रोनाउंसिएशन, बट इट्स अ टोलिन, ठीक है. सो या टोलिन बेसिकली दैट इज बेंजीन विथ मिथिल ग्रुप. इसको अपन मिथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, मिथिल बेंजीन, ठीक है ना. ये जो कंपाउंड है यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं एट पैरा पोजिशन. ओके, अपने को ऑर्थो पैरा ऑलरेडी मालूम है. सो दिस इज टू मिथिल ग्रुप एट पैरा पोजिशन. तो इसको अपन बोलते हैं जाइलिन. ये कॉमन नाम दे दिया इसको जाइलिन. या फिर इसको तुम 1,4 डायमिथिल बेंजीन बोल सकते हो या फिर पैरा डायमिथिल बेंजीन भी बोल सकते हो, ठीक है. सेम थिंग यहाँ पे दिस इज़ मेटाजाइलिन, दिस इज़ ऑर्थोजाइलिन. देखो कुछ कुछ कंपाउंड को rather than giving a IPAC name, they have approved certain names for these compounds. और ये नाम तुमको मालूम रहने चाहिए. दो मिथिल ग्रुप है तो उसको जाइलिन बोलेंगे अपन, राइट. पैरा पोजीशन पे तो पैरा, मेटा पे तो मेटा, ऑर्थो पे तो ऑर्थो. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ओके, इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, दिस इज नैफ्थलीन. दो बेंजीन रिंग जॉइंड है टुगेदर. ओके, जो नैफ्थाबॉल अपन यूज़ करते हैं वो यही होते हैं बेसिकली, नैफ्थलीन, राइट. यहाँ पे दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है. उसके जो कार्बन्स है वो कार्बन कनेक्टेड है. इसको अपन बोलते हैं बायफिनल. समझ में आया ना. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नैफ्थलीन एंड बायफिनल, क्योंकि नैफ्थलीन में दे आर शेयरिंग द कार्बन, इजंट इट. दे आर शेयरिंग द कार्बन इन नैफ्थलीन. दैट इज़ नॉट द केस इन बायफिनिल. बायफिनिल में दो कार्बन कनेक्टेड है, ओके, बट दे आर नॉट शेयरिंग द कार्बन, ऑलराइट. दिस इज ऑल्सो अनदर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. इसको अपन एंथ्रासीन बोलते हैं बेसिकली. इसमें 3 बेंजीन रिंग है that are connected, okay, and they are also sharing the carbon. These are all compounds that are actually aromatic. There is another compound which is kind of like a isomer of anthracene. इसका structural isomer होता है, इसको बोलते हैं phenanthrene, ठीक है. and you just draw this double bonds basically like that. इसको अपन बोलते हैं phenanthrene. काफ़ी जो कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए फिनैंथ्रीन इज़ एक्चुअली अ स्टार्टिंग मटेरियल. इससे अपन काफ़ी कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं. ओके, सो वी हैव दीज अरोमेटिक कंपाउंड. देयर आर मेनी अरोमेटिक कंपाउंड्स. मैं इसको कुछ सिंपल जो कॉमनली यूज्ड अरोमेटिक कंपाउंड्स है उसके एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं. कुछ और एग्जांपल देख लो. अगर OH ग्रुप और मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्रिसॉल
अगर ये पैरा पोजीशन पे तो ऑब्वियसली इसको पैरा क्रिसॉल बोलेंगे, या फिर ऑर्थो क्रिसॉल और मेटा क्रिसॉल। समझ में आया क्या? अगर इसका आईपैक नेम देना है तुमको, जैसे मान लो इसको मेटा क्रिसॉल को मेरे को आईपैक नेम देना है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH, ओके। और OH जब बेंजीन पे होता है तो ये हो जाता है फिनॉल, तो ये हो जाएगा मेटाफिनॉल, मेटा मिथिल फिनॉल, या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी तुम बोल सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप को अपन रहने के बाद इसको अपन फिनॉल बोलते हैं, या फिर इसको 2-मिथिल फिनॉल बोलेंगे। सो ये है क्रिसॉल्स, ओके। ये देखो ये फिनॉल हो गया, OH ग्रुप लगा होता है। तो नैफ्थलीन, ये नैफ्थलीन है, नैफ्थलीन के ऊपर अगर OH ग्रुप है तो इसको नैफ्थॉल बोलेंगे अपन। ये जो पोजीशंस होते हैं, ये मैंने तुमको इसके पहले भी कहीं तो भी बताया था कि दीज आर कॉल्ड एज अल्फा पोजीशंस एंड दीज आर कॉल्ड एज बेटा पोजीशंस, ओके। तो OH ग्रुप अल्फा पोजीशन पे इसलिए अल्फा नैफ्थॉल, और अगर बेटा पोजीशन पे तो ये होता है बेटा नैफ्थॉल, ओके। जब भी बेंजीन रिंग दूसरे ग्रुप के साथ एज अ सब्सटीट्यूएंट करके अटैच्ड है, इट्स नॉट अ प्राइमरी थिंग, ठीक है ना। तो एज अ प्रीफिक्स करके जब अपन यूज़ करेंगे तो उसके लिए अपन वी कैन एक्चुअली, अगर प्रीफिक्स नाम में यूज़ करना है तो वी यूज़ फिनिल, बराबर है ना। फिनिल ये इसका क्या हो जाता है, प्रीफिक्स बेंजीन रिंग का, ओके। लेकिन अगर उसको इंडिकेट करना है स्ट्रक्चर में तो आई कैन ऑल्सो राइट पीएच एक्चुअली इंडिकेट्स फिनिल ग्रुप, ठीक है ना। सो जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज एक्चुअली फिनिल एलानाइन, ये अमीनो एसिड है, ओके। दिस इज एक्चुअली एन अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। तो बिकॉज it is always cumbersome to draw the entire benzene ring, right? And it takes time to draw the benzene ring, so I can just simply show it as pH. That is also an acceptable version of the structure. समझ में आएगा? This is also acceptable. Alright, so let's talk about benzene. Okay, benzene we know that is the prototypical compound that is aromatic. ठीक है, मतलब बेंजीन का ही अपन स्टडी करते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस देखते हैं। Benzene is the most important aromatic compound out there. Okay, there are lots of different compounds, but for us, it is the most important compound. ये reactions जब आएंगे तो benzene के reactions आएंगे या benzene के derivatives के reactions आएंगे. So all you need to study about is benzene basically. ठीक है ना? जब benzene का मैं structure देखता हूँ तो मेरे को दिखता है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड अगेन, isn't it? इस तरह से दिखता है. If I draw the entire structure of the benzene, then I see that there is one hydrogen on each carbon, okay, and there is a alternating double and single bond. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, या तो हमको लगता है कि it should behave like a typical double bond, isn't it? सारे कार्बन्स जो है these are sp2, okay, सारे के सारे कार्बन्स they are sp2 hybridized. And this is also sp2 hybridized and also has a double bond. So obviously ये अल्कीन हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी अल्कीन के जैसी होनी चाहिए. खैर ठीक है, मतलब नॉट अल्कीन के जैसी एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट सम पार्ट इट शुड रिजेंबल एन अल्कीन. अगर मान लो डाइन लेता हूँ मैं, ओके, तो भी रिजेंबल होनी चाहिए, या फिर और ट्राइन लेता हूँ तो और ज़्यादा रिजेंबल होनी चाहिए, इजंट इट? सो आई एम जस्ट ड्राइंग सम रैंडम स्ट्रक्चर्स लाइक दैट, ओके. तो ये हो गया ट्राइन, ओके. क्या मैं बेंजीन को एज अ ट्राइन ट्रीट कर सकता हूँ? ओके, देखो ये ट्राइन जो है दैट इज़ अ साइक्लिक, दैट इज़ अ असाइक्लिक लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है. ऑब्वियसली देर इज़ अ इशू विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच नहीं हो रहा है, बट ये बिकॉज देर इज़ अ रिंग इन हियर, है ना, देर इज़ अ रिंग इन हियर, और यहाँ पे नहीं है. सो एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे, okay, all these places there are hydrogens, but there are double bonds ट्राइन, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स है ट्राइन के जैसा. क्या मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ? क्या इसके रिएक्शन सिमिलर रहेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट. क्या ट्राइन के रिएक्शन और बेंजीन के रिएक्शन सिमिलर आएंगे? देखा यह गया है कि बेंजीन डज नॉट बिहेव लाइक अ टिपिकल पॉलीन और अल्कीन. पॉलीन बोले तो ये हो गया, ठीक है ना. डाइन, ट्राइन, टेट्राइन अगर आते हैं, एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड आता है
तो इट बिकम्स अ पॉलीन. तो बेंजीन डज नॉट एक्चुअली बिहेव लाइक अल्कीन और एनी टिपिकल पॉलीन. समझ में? द रीज़न फॉर दैट इज़, अगर अल्कीन देखें तो अल्कीन के सबसे टिपिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? अल्कीन्स के टिपिकल रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन, इजंट इट? ये अपन ने देखा है अल्कीन्स और अल्काइंस में वी कैन ऐड हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, HOX हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड कर सकते हैं. क्या मैं वैसे ही कोई चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. बेंजीन इज़ रेजिस्टेंट टू अंडरगो एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन बेंजीन में नहीं होते. इसकी जो टिपिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? टिपिकली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. दिस इज़ वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू अल्कीन. अल्कीन में जनरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होते, एडिशन रिएक्शन होते हैं, इजंट इट? अल्कीन और अल्काइन में जनरली अपन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाते, एडिशन रिएक्शन करवाते हैं. और बेंजीन में एडिशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है. मतलब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन्स है इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विथ एनी अदर ग्रुप. समझ में आया? विथ एनी अदर. और ध्यान में रखना, इसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट ये 6 हाइड्रोजन दे आर आइडेंटिकल. समझ में आया ना? सो आई कैन रिप्लेस एनी ऑफ द हाइड्रोजन ऑन एनी ऑफ दिस पोजिशंस. ठीक है? तो जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो याद आदत डाल लो इस तरह से ड्रॉ करने की. डजेंट हैव टू बी परफेक्ट, बट इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आदत डाल लो. ओके, यू शुड बी स्क्रिबलिंग बेंजीन के स्ट्रक्चर्स. बेंजीन is kinetically and thermodynamically very stable. ओके, काइनेटिकली भी स्टेबल है, थर्मोडायनामिकली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ओके, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट वेरी मच. ठीक है? अगर देखा जाए तो बेंजीन 150 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड ट्राइन. समझ में? जैसे मान लो कि वी एक्सपेक्ट कि जो बेंजीन है दैट इज़ एक्चुअली ट्राइन. ओके, मतलब इट्स नॉट अरोमेटिक पर से, ये इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड एक्चुअली है. और हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज़ डिफरेंट दैन सिंगल बॉन्ड लेंथ. डबल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है. बराबर है ना? डबल बॉन्ड इज़ शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, सिंगल बॉन्ड इज़ लॉन्गर एंड वीकर. ये अपने को मालूम है. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा ओके विद दैट इन परस्पेक्टिव, तो डबल बॉन्ड छोटा रहेगा और सिंगल बॉन्ड बड़ा रहेगा. इज इट? एंड देन द मॉलिक्यूल वुड एक्चुअली लुक लाइक दिस. बराबर है? बेंजीन जो है ये इसके जैसा दिखेगा. ठीक है? सो ये है, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज अ हाइपोथेटिकल ट्राइन. हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी. ठीक है? इट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट. हाइपोथेटिकल अपन अज्यूम कर रहे हैं कि दिस एक्चुअली एग्जिस्ट. ओके, हाइपोथेटिकल बेंजीन या ट्राइन, सॉरी. ओके, बट नॉट बेंजीन. ठीक है? ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है. तो हमको अगर इसको इस तरह से अज्यूम करेंगे ऑब्वियसली, तो देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी रेजोनेंस, है ना? रेजोनेंस नहीं है या फिर बहुत कम रेजोनेंस है. बेसिकली जस्ट लाइक ट्राइन में जैसे होता है, लीनियर ट्राइन में उस तरह का रेजोनेंस है. तो उस केस के वजह उसमें अपने को पता चलता है कि अगर मैं इसका एनर्जी निकालता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ, और बेंजीन का निकालता हूँ एक्सपेरिमेंटली, तो मेरे को पता चलता है कि बेंजीन इज़ 150 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड. समझ में आया क्या? तो इसका जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल इट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट? तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. और बेंजीन एग्जिस्ट तो उसका एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा. तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें फ़र्क रहेगा, राइट? हमको कितने का डिफरेंस दिखेगा? अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोजूल पर मोल. तो हमको दिखता है बेंजीन इज़ लोअर इन एनर्जी देन एक्सपेक्टेड देन कैलकुलेटेड. ओके, तो इतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी है, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी. ध्यान में रखना, दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर अ मॉलिक्यूल. बहुत ज़्यादा स्टेबल है बेंजीन. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं, मतलब बेंजीन के ये जो स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर्स, इनको अपन बोलते हैं
केक्यूले स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? दीज आर कॉल्ड एज केक्यूले स्ट्रक्चर क्योंकि इट वॉज नेम्ड आफ्टर अगस्त केक्यूले। उसने ये प्रपोज किए थे स्ट्रक्चर सबसे पहले। ठीक है, रिमेंबर वी नो कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इजंट इट? लेकिन इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किसी को मालूम नहीं था क्योंकि दिस इज लाइक 1800 की बात है, नो स्पेक्ट्रोस्कोपी, नो कंप्यूटर, नथिंग, राइट? सो समबडी हैड टू प्रपोज अ करेक्ट स्ट्रक्चर, और वो जो स्ट्रक्चर है वो टेस्ट्स को स्टैंड कर सके बेसिकली। इट कुड बी प्रूवन बाय डूइंग सम केमिकल टेस्ट कि दैट इज एक्चुअली द करेक्ट स्ट्रक्चर, ऐसा अपन प्रूव कर सकते थे। सो अगस्त केक्यूले, he and along with there are many other scientists, they were actually working on the structure of benzene. Okay, they knew the formula C6H6, लेकिन how does it actually, so इसको देखो, ये molecular formula है, इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, isn't it? Yeah, ये आज अपने लिए बहुत आसान हो जाता है, we just quickly draw this like this, right? or like this, इसको अपन क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। बट बैक इन द डेज दैट वाज अनइमेजिनेबल। ओके, कोई उसको इमेजिन नहीं कर रहा था कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है करके। सो काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर लीनियर में ड्रॉ कर दिए गए। सो आई जस्ट वांट टू ड्रॉ कपल ऑफ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो प्रपोज किए गए थे। ये एक प्रपोज किया गया था, इसको दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। दीवार एक फ्लास्क होता है, दीवार फ्लास्क। It was proposed by Devar, it was a scientist's names also. Then there was another structure that was proposed like this. Okay, इस तरह से propose किया था। They all intersect at a point, yeah, इस तरह से। And it was अगस्त केक्यूले जिसने correct structure propose किया था। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है इनफैक्ट, ठीक है, कि इसको एक्चुअली कहना लाइक नींद में दिखा था बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी दैट आई रेड इन अ बुक, बेसिकली ही वाज मतलब ही केम फ्रॉम हिज लैब और वट एवर फ्रॉम द वर्क, और घर में आया एंड ही हैड अ ग्लास ऑफ वाइन एंड ही जस्ट लाई डाउन इन फ्रंट ऑफ हिज फायर, राइट? और इसको नींद में, मतलब जब अपन व्हेन वी आर टायर्ड, अपने दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है, सबने नोटिस किया होगा। व्हेन यू आर टायर्ड, राइट, बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में एक्टिविटी चलती रहती है, इट्स वेरी रैपिड एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर ट्राइंग टू स्लीप, लेकिन योर ब्रेन इज़ एक्टिव, राइट? तो इस समय मतलब यू आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट यू आर स्लीपिंग, बट योर ब्रेन इज़ kind of like awake, और पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ अवेक जो वो एक्टिविटी कंटिन्यूसली कर रहा है, ठीक है ना? सो what happened is that's how he was there in the position, और इसको एक सांप दिखा, और ये सांप इधर उधर घूम रहा था बेसिकली। he was just trying, you know, the snake is just moving around at different places, and then suddenly the snake was actually trying to bite his own tail. अपनी ही पूंछ काटने के पीछे ये सांप लग गया, ठीक है? सो सडनली ही रियलाइज कि द बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इट कुड बी साइक्लिक, जस्ट लाइक स्नेक ट्राइंग टू बाइट हिज टंग, एंड ही वर्कड ऑल नाइट, और उसने फिर बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर प्रपोज किया, विच इज़ द स्ट्रक्चर वी नो। ओके, सो एनीवे, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर, exact correct structure of benzene, but we'll see exact correct structure इसका क्या होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के डिफरेंसेस देखो कि अल्कीन्स और बेंजीन में हाउ दे रिएक्ट डिफरेंटली, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इज़ डिफरेंट। तो अल्कीन अगर देखें अपन, तो वी नो कि अल्कीन ब्रोमीन एडिशन बहुत रैपिडली होता है, बहुत आसानी से होता है। ओके, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर लेता हूँ मैं और अल्कीन में ऐड करता हूँ तो एडिशन रिएक्शन होती है, ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन का वो डीकलराइज हो जाता है। ओके, क्या मैं ब्रोमीन बेंजीन में भी ऐड कर सकता हूँ? बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो एडिशन होना चाहिए, इजंट इट? एंड इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन शुड ऐड 3 moles ऑफ और 3 molecules ऑफ ब्रोमीन, इजंट इट? लेकिन ये एडिशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता इसमें। ऑलराइट, यू कैन नॉट ऐड ब्रोमीन इनटू द बेंजीन रिंग। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है दे आर डिफरेंट, isn't it? बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स है दे बिहेव डिफरेंटली. ओके, so benzene do not undergo addition reaction unless and until, all right, unless and until there is some sort of catalyst or something, it will undergo substitution reaction but not addition reaction. ध्यान में रखें. Okay, it can undergo substitution reaction only in presence of catalyst. It can undergo substitution reaction, ध्यान में रखना, not addition, but it can undergo substitution reaction. लेकिन substitution reaction भी तभी होती है in general जब देर इज़ अ कैटलिस्ट. मतलब कैटलिस्ट रहेगा तो ही रिएक्शन फास्ट इनफ रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा. अदरवाइज द रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो. सो यहाँ पे जस्ट ब्रोमीन अपन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं, isn't it? So if I do this reaction and add bromine in presence of FeBr3, okay, now FeBr3 is actually a Lewis catalyst. ठीक है ना, लुइस कैटलिस्ट है, लुइस एसिड कैटलिस्ट. उसके प्रेजेंस में अगर मैं ब्रोमीन ऐड करता हूँ तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन. ओके, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन. बट दिस हैपन्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड कैटलिस्ट. अगर ये नहीं है तो नहीं होगा. समझ में आया क्या? रिएक्शन ही नहीं होगा, एडिशन भी नहीं होगा, सब्सटीट्यूशन भी नहीं होगा. ओके, अब ये जो रिएक्शंस है इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. दीज आर द टिपिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. समझे क्या? बेंजीन के टिपिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब अपन ने देखा तो अपन ने SN1 देखा, SN2 देखा. ये किस तरह के सब्सटीट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इजंट इट? और ये जो है बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ये जब मैंने अपन ने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए थे तब भी मैंने तुमको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक अपन बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक यही अपन ने डिस्कस किए थे. ठीक है, तो यहाँ पे इट्स वेरी ईजी एक्चुअली, देयर इज़ नॉट मच टू डू विथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन. तुमको करना क्या है, जो हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन ऑन द बेंजीन रिंग, उसको किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल. समझ में आया? तो ये टिपिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जिसको शॉर्ट में अपन EAS रिएक्शंस बोलते हैं. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से अपने को पता चलता है कि बेंजीन कितना स्टेबल है. समझ में आया क्या? सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि let's take an alkene, okay, जो साइक्लोहेक्सीन ले रहे हैं अपन, so that you know everything is consistent structure wise. तो हमने क्या कर लिया, साइक्लोहेक्सीन ले लिया. इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1. इज इट? सॉरी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 2 आएगा इसका. ठीक है, सो एनीवे इसका डबल बॉन्ड कितना है? डबल बॉन्ड लेते हैं. डबल बॉन्ड इज 1. अगर एक डबल बॉन्ड है और उसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर मैं इसमें 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 120, ओके, किलो जूल पर मोल. मतलब 1 मोल ऑफ अल्कीन लिया तो उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करूँगा मैं ऑब्वियसली, तो मेरे को एनर्जी रिलीज होगी 120 किलो जूल पर मोल, और जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. समझ में आया ना? सो एक डबल बॉन्ड के लिए 120. तो अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए? 240, इजंट इट? किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. तो अगर मैं 2 डबल बॉन्ड इस तरह से लेता हूँ कि दे आर कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, अगर इस तरह के मैंने डबल बॉन्ड लिया और उसमें अब मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगा, कितने हाइड्रोजन से ऐड करूँगा? 2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करना ही है. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी मेरे को साइक्लोहेक्सेन ही मिलेगा. ठीक है ना, ये सब में साइक्लोहेक्सेन ही मिलता है अपने को. तो इसमें एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है दैट इज़ 231. अपने को मिलनी कितनी चाहिए थी? 240. मिल कितनी रही है? 231. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है
ओके इसको अपन बोल रहे हैं साइक्लोहेक्साडाइन. क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्साडाइन. ओके तो दैट मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साडाइन इज 9 किलोजूल मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड. ये समझ में आया क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से अपने को पता चलता है कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतनी है, मतलब इतने से ये ज़्यादा स्टेबल है मॉलिक्यूल. ठीक है, 9 किलो जूल मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड. अब ये जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी हम काय को देंगे, मतलब व्हाट शुड वी से कि ये स्टेबिलिटी आ रही है, किस वजह से ये स्टेबिलिटी आ रही है? ये स्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन. बराबर है, या फिर जिसको अपन बोलेंगे रेजोनेंस. इजंट इट? रेजोनेंस. तो इसको अपन क्या बोलेंगे फिर ये एनर्जी को? रेजोनेंस एनर्जी. कितनी है? 9 किलो जूल पर मोल. ये अंडरस्टूड है क्या? 9 किलो जूल पर मोल ये रेजोनेंस एनर्जी है ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन. ओके अब मान लो कि हमने अपना हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन मॉलिक्यूल लिया. हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट. ठीक है, तो इसमें कितने कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड. 3 डबल बॉन्ड. तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? 360. ओके 360 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिए 3H2 मॉलिक्यूल और साइक्लोहेक्सेन मिलेगा. ठीक है ना. तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए दैट इज़ 360 किलो जूल पर मोल. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. एक्चुअली में होती है 152 किलो जूल पर मोल. सॉरी नहीं 152, 208 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कितनी होती है? 208 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है. समझ में आया? मतलब डिफरेंस कितने का हो गया? 152 का. ओके होनी चाहिए थी 360, हो रही है 208 रिलीज. ओके सो जो डिफरेंस है दैट इज़ 152. तो हम बोलेंगे benzene molecule is stable by 152 kilojoule per mole, which is 30 kilocalorie per mole. But anyway, you just remember, you don't have to remember the number. ठीक है, तुमको ये ध्यान में रखना है कि it is stable, okay, by a large amount of energy. ध्यान में रखना. एक देखो यहाँ पे हमने 2 डबल बॉन्ड लिए तो सिर्फ 9 का डिफरेंस आया था. 3 डबल बॉन्ड ले लिए तो 152 का डिफरेंस आ रहा है. रिमेंबर दैट. एक डबल बॉन्ड ऐड करने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है वो ये करो, मैच, इसको कंपेयर करो. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर जस्ट 1 एडिशनल डबल बॉन्ड. इजंट इट? तो ये जो एनर्जी है इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी. समझ में आया क्या? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ बाय विच द बेंजीन रिंग इज स्टेबल. इसको अपन बोल रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, remember 360 is our calculated energy and 208 is actually our experimental energy. okay तो ये जो डिफरेंस आता है इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, द अमाउंट बाय विच द मॉलिक्यूल इज स्टेबल. नाउ वी अंडरस्टूड दैट बेंजीन इज स्टेबल. बराबर है, इतना हमको समझ में आ गया. हमको मालूम है बेंजीन रिएक्ट नहीं होता, बहुत कम रिएक्टिविटी है. टिपिकल डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो रिएक्शंस है उस तरह के रिएक्शंस नहीं होते. सो वी नो दैट बेंजीन इज स्टेबल. हमने ये भी कैलकुलेट भी कर लिया कि कितना स्टेबल है. द क्वेश्चन इज व्हाई. ओके हाउ डू यू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी? व्हाई इज बेंजीन सो स्टेबल? इजंट इट? अब एग्जिस्टिंग थियोरी से हम लोग ये प्रपोज नहीं कर सकते थे जो भी एग्जिस्टिंग थियरी थी. सो दैट्स व्हाई वी एक्चुअली प्रपोज्ड रेजोनेंस थियरी. दैट्स व्हाई वी यूज्ड रेजोनेंस थियरी एंड इसी को हमने कन्वर्ट किया फिर एरोमेटिक थियरी में. समझ में आया क्या? रेजोनेंस थियरी का नेक्स्ट स्टेज जो आता है दैट इज बेसिकली द एरोमेटिक थियरी. रेजोनेंस थियरी वाज प्रपोज बाय लाइनस पॉलिंग इन 1931. ठीक है, और ये इसी को लेके उसने प्रपोज किया था. ध्यान में रखना. ठीक है, बेंजीन रिंग को ही लेके ध्यान में रख के उसने प्रपोज किया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ऑब्वियसली जो ये स्ट्रक्चर्स है इनको अपन बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर. केकुले स्ट्रक्चर 1 एंड केकुले स्ट्रक्चर 2, क्योंकि अगस्त केकुले ने बेंजीन के स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे. उसने क्या बोला था
कि उसने बोला कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ये इंटरकन्वर्ट होते हैं, वन गोज इंटू टू, टू गोज इंटू वन, और इतने रैपिडली इंटरकन्वर्ट होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो इतने ज़्यादा रैपिडली इंटरकन्वर्ट होते हैं कि इनको सेपरेट करना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उस समय लोगों ने इनको सेपरेट करने का कोशिश किया भी था, बट दे फेल्ड, राइट। सो इनको सेपरेट नहीं, किसी ने भी नहीं देखा था बेसिकली, ओके। सो इनको वी नो कि थ्योरेटिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो इनको अपन बोलते हैं केक्युले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लाइनस पॉलिंग ने बोला कि ये जो दो केक्युले स्ट्रक्चर है ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, okay, that is how the actual structure would look like, which is intermediate between 1 and 2. एक और दो जो स्ट्रक्चर है 1 and 2 उनके बीच का ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ओके। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है 1 and 2 दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? सो बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू केक्युले कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ओके। और ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, दे डोंट इवन एग्जिस्ट, ओके। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट एग्जिस्ट लाइक दिस, लेकिन when we draw the structure make sure that you draw one of the two केक्युले structure, कोई भी structure draw कर सकते हो, doesn't really matter, 3 alternate डबल बॉन्ड दे दो, हो गया। केक्युले structure ही तुमको draw करने हैं whenever you draw benzene ring, okay, even though it doesn't exist, because remember it's a Lewis, it's kind of like a Lewis representation, isn't it? Lewis structure। और देखो Lewis structure exist नहीं करते when it talk about resonance, right? Resonance क्योंकि it's a resonance contributing structure, not actual structure। लेकिन जब भी हम reactions लिखते हैं तो हमारे यही structure हमारे काम के है, इसी से हम reactions दिखा सकते हैं। resonance से हम structure उसका reactions नहीं दिखा सकते, becomes very difficult। समझ में आया ना? क्योंकि resonance की वजह से there is a partial bond, there is a partial charges, तो इनको move करना is difficult, okay, impossible in fact। so इसलिए make sure that you get used to drawing the benzene structure, okay। so ये जो है these are basically केक्युले structures or representing structure or contributing structure, and this is how the benzene actually would look like, which is intermediate between 1 and 2। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर जो है उसका समझ लो, अच्छे से समझ लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि देर आर 6 कार्बन, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस 6 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखते हैं, राइट, सो वी हैव दैट, सो यू हैव 1 2 3 4 5 6, बराबर। इस तरह से दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन मैंने प्रमोट कर दिया, ओके। दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 2p, और इनको मैंने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइज्ड कर दिया, ओके। अब sp2 के लिए अपने को एक s और 2p ही लेने पड़ेंगे, सो लेट्स डू दैट। ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितने मिलेंगे अपने को, 3, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स है इनसे बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, और ये जो अनहाइब्रिड है इससे बनेगा पाई बॉन्ड। समझ में आएगा? इस तरह से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनेंगे। सो लेट्स डू दैट, ओके। वी स्टार्ट विथ अ कार्बन, और कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। बॉन्ड एंगल कितना आता है इनका, 120, इजंट इट? 120 का बॉन्ड एंगल है। सो लेट्स डू दैट, 1 2 एंड 3, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और उसी तरह से इसने किसी दूसरे कार्बन के साथ और एक सिग्मा और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, इस तरह से ये बॉन्ड्स बनते गए, ठीक है ना। सो ये 6 कार्बन जिन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ओके। और इन्हीं 6 कार्बन के पास देयर इज गोइंग टू बी एन देयर इज गोइंग टू बी ए p ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर दैट, unpaired electron। so there is this unpaired electron in each of these orbital, ये perpendicular to that sigma bond, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गए, और बस दिस p ऑर्बिटल्स के लोब है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ये कैसे रहे, ये क्या होंगे,
ओवरलैप होंगे और अपने पाई बॉन्ड्स बनेंगे। ये जो पाई बॉन्ड्स है ये डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दमसेल्स आर डीलोकलाइज्ड, दे आर नॉट लोकलाइज्ड। समझ में आया क्या? वी कैन नॉट से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी ऑर्बिटल में रहेगा, इट कैन गो हियर और हियर और हियर और हियर और हियर। तो इस तरह से यू कैन गेट अ डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल। ओके, जैसा ऊपर है बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल पिक्चर, रिमेंबर जितनी प्रोबेबिलिटी ऊपर है उतनी प्रोबेबिलिटी नीचे भी है। ओके, सो यू गेट अनदर डोनट शेप। These are probability distribution of the electron, ठीक है, nothing more than that. Okay, जो cloud अपन दिखा रहे, these are not all the electrons, these are basically probability distribution of electron. Okay, so there is a 90% chance कि ये जो पाई वाले जो electrons है ये तुमको इसी cloud में मिलेंगे। ओके, 50% चांस ऊपर, 50% चांस नीचे, 99 point whatever percentage, ठीक है, या 95% अपन बोलते हैं जनरली, उसको अपन ऑर्बिटल बोलते हैं। सो दिस इज योर पाई क्लाउड का डोनट। ओके, इससे बन रहा है पाई बॉन्ड, ये डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम है बेसिकली, एंड ये तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। ओके, हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड एंड देर इज 1 पाई बॉन्ड। समझ में आया क्या? दैट्स हाउ द बेंजीन इज एक्चुअली मेड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ये क्लियर है बेंजीन का स्ट्रक्चर? दूसरी चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ परफेक्ट एक्चुअली। ओके, परफेक्ट क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्बन कैसे है? sp2 हाइब्रिडाइज, बराबर है, दे आर प्लेनर, इजंट इट? और प्लेनर रहने की वजह से इट बेसिकली इज़ अ फ्लैट डिस्क, यू कैन सी दैट हियर, है ना, एक फ्लैट डिस्क बनता है जिस पाई बॉन्ड का, एंड देन देर आर दीज ऑर्बिटल्स, और ये ऑर्बिटल्स फ्लैट, एग्जैक्टली फ्लैट सरफेस पे रहने की वजह से दे आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, दे आर आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पे है, एंड दे आर पैरेलल। ओके, आइडियल सिचुएशन बनाई है बेंजीन ने इन पी ऑर्बिटल्स के लिए, सो दे कैन ओवरलैप। तो ओवरलैप भी परफेक्ट होता है क्योंकि ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल शेप के है, इजंट इट, एंड दे आर परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर। तो जो ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा वो भी परफेक्ट ओवरलैप, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट अ परफेक्ट सिचुएशन जहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन रहा है, यू गेट दिस बेंजीन स्ट्रक्चर। इट्स अ परफेक्ट स्ट्रक्चर सिमेट्री वाइज, दैट्स वाई इट इज़ सो स्टेबल। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज़ द रीज़न वाई बेंजीन इज़ सो स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए परफेक्ट प्ले ग्राउंड मिल रहा है। ओके, परफेक्ट जगह मिल गई, इट्स अ परफेक्ट सर्कल मिल गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और एंड दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ सो स्टेबल। समझ में आया? ओके, अभी अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि बेंजीन के स्ट्रक्चर्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ वेरी स्टेबल। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन ने दिया बिकॉज ऑफ पाई कॉन्जुगेशन, इजंट इट? पाई कॉन्जुगेशन की वजह से इट इज़ स्टेबल। लेकिन हाउ इज़ इट दैट इट इज़ अरोमेटिक, राइट? और ऐसा कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जो अपन आइडेंटिफाई कर सके कि इट इज़ स्टेबल, जिसको अपन अरोमेटिक बोल सके? सो यू अंडरस्टूड कि अरोमेटिसिटी इज़ व्हाट? अरोमेटिसिटी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं अरोमेटिसिटी। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल स्ट्रक्चर्स? ठीक है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई? देयर इज बेसिकली कॉन्जुगेशन, ध्यान में रखना, इट्स जस्ट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अगर परफेक्ट है, ओके, आइडियल सिचुएशन बन रही है, सो यू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी एंड यू गेट अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, ध्यान में रखना, स्टेबल और अनस्टेबल ये दोनों वर्ड दे आर एक्सट्रीमली रिलेटिव इन केमिस्ट्री, रिलेटिव है, राइट? सो उसका कुछ एग्जांपल्स मैं आगे तुमको बता दूंगा बेसिकली। बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई द कंपाउंड इज अरोमेटिक और नॉट? समझ में? सो इसके लिए हकल, एरिक हकल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ रूल्स बताए, ठीक है? उसने रूल्स, उसके बेसिकली 4 रूल्स हैं। अगर ये चारों रूल फॉलो होते हैं किसी स्ट्रक्चर में, अगर ये चारों अपने को दिखते हैं, ओके, चारों कंडीशंस अगर मेट होती है किसी कंपाउंड में, सो द कंपाउंड इज अरोमेटिक, ठीक है? सो उसने बोला अ कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है? कंपाउंड का साइक्लिक होना सबसे ज़्यादा जरूरी। इट कैनॉट बी असाइक्लिक, इट कैनॉट बी लीनियर, इट हैज़ टू बी साइक्लिक।
ऑलराइट। साइक्लिक ही क्यों? क्योंकि देखो सब कुछ क्यों आ रहा है, कॉन्जुगेशन की वजह से। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, ये होना चाहिए। अब साइक्लिक कंडीशन में यू गेट अ स्फेरिकल थिंग, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्जुगेशन जो है वो कंप्लीट होता है, एंड दैट इज द रीजन वाई साइक्लिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ओके, बिकॉज जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो दैट इज द रीजन वाई साइक्लिक हैज टू बी देयर, ओके। असाइक्लिक स्ट्रक्चर अरोमेटिक हो ही नहीं सकते, समझ में? इट हैज़ टू बी साइक्लिक, ओके। सेकंड उसने बताया इट हैज़ टू बी प्लेनर, एग्जैक्टली फ्लैट होनी चाहिए। अगर उबड़ खाबड़ है मान लो तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। जो पाई ऑर्बिटल्स है दे हैज़ टू बी, ओके, जो पाई ऑर्बिटल्स है, जैसे मान लो ये बॉन्ड है और ये पी ऑर्बिटल्स है, तो पी ऑर्बिटल हैज़ टू बी फेसिंग ईच अदर, नो, राइट? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल शेप, इक्वल साइज के होने चाहिए। अगर मान लो ये ऑर्बिटल ऐसा ऊपर के साइड में आ गया, बड़ा सा एटम है और उसका ही, तो क्या आप कॉन्जुगेशन हो सकता है? इनका पाई बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। सो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, दे शुड बी एबल टू मेक अ पाई बॉन्ड। तो इसके लिए इनका प्लेनर होना ज़रूरी है, ओके। दे मस्ट बी प्लेनर, दे मस्ट बी साइक्लिक, दे मस्ट बी प्लेनर, ओके। ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। एक भी एटम अगर, जो पाई सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं अपन, जो पूरा पाई सिस्टम जो बन रहा है सर्कुलर, उसका एक भी एटम अगर आउट ऑफ प्लेन चले जाता है तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, ओके। समझ में आया ना? नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड। फुल्ली कॉन्जुगेटेड मतलब कि पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कल में घूमने चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं मिलना चाहिए। समझ में आया? मतलब कि देयर शुड नॉट बी tetrahedral atom, okay, or maybe like sp3 hybridized atom in the system. समझ में आया? कार्बन अनायन चल जाता है बेसिकली, ध्यान में रखना, मतलब इट शुड नॉट बी sp3, इट शुड बी बेसिकली ऑल sp2, ओके। sp2 होने चाहिए सारे के सारे एटम। कार्बन अनायन चल जाता है बिकॉज कार्बन अनायन ऑल्दो इट इज़ टेट्राहेड्रल, बट ये टेट्राहेड्रल होता है जब ये होता है, ओके, व्हेन इट इज़ बेसिकली लाइक अ आयन, इंडिपेंडेंट आयन, ठीक है। बट अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में है इट बिकम्स प्लेनर, ठीक है। तो एंड कार्बन अनायन लिख देता हूँ मैं, sp2 और एंड कार्बन अनायन, ठीक है। ये दो कंडीशंस मेट होनी चाहिए, sp2 होना चाहिए या फिर कार्बन अनायन भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये जब होता है, अगर सारे एटम आइदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर जो sp3 है दैट इज़ एक्चुअली अ कार्बन अनायन, इस तरह का सिचुएशन अगर बनता है तो उसको अपन बोल लेंगे फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और अगर ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये अरोमेटिक हो सकता है। समझ में आया क्या? सो इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई सिस्टम फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ओके। So essentially there should be a p orbital at every atom in the ring. That is what we are saying when you say fully conjugated. And the fourth point is that, and this was very interesting, okay, ये सबसे important and interesting point है, the molecule must have 4n plus 2 pi electron. molecule में क्या होना चाहिए? 4n plus 2 pi electron होना चाहिए। Understood है क्या? That is the final condition. 4n plus 2 pi electron, मतलब n is basically some integer basically. तो अगर मैं n is equal to 1 लिखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले n is equal to 0 लिखता हूँ, n is equal to 0, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दिस इज 0, तो ये 0 हो जाएंगे, सो यू गेट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। व्हेन n is equal to 1, तो ये हो जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करके देख लो, n is equal to 2, तो ये हो जाता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड देन यू गेट 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन यू गेट 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन यू गेट 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो अगर इनमें से कोई आता है तो ही ये अरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर 4 या 5 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड अरोमेटिक नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आया क्या? 4 अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर, इट मस्ट बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड एंड इट मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा नहीं है, इसमें से एक भी कंडीशन वैलिड नहीं है, ठीक है, मैच नहीं हो रही है, तो कंपाउंड में not be aromatic. Actually it is not going to be aromatic. It may be actually a non aromatic or what is called as anti aromatic. समझ में आया क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूँ उन दोनों को बाद में। It's not going to be aromatic, that's for sure. It may be non aromatic or it may be anti aromatic. ये कब होगा? जब इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं हो, चारों कंडीशन मैच हुए तो ही ये अरोमेटिक होता है। ये समझ में आया क्या? इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ अभी, डोंट वरी। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। ओके, ये 1931 में हक्कल ने प्रपोज किए थे रूल्स, ये देख लो। ऑब्वियसली बेंजीन देख लो। ओके, बेंजीन में क्या ये साइक्लिक है? ऑब्वियसली है ना। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर कब रहेगा? जब ये sp2 रहेंगे सारे के सारे, या sp रहेंगे, क्योंकि sp2 और sp में प्लेनरिटी, sp3 में अपने को प्लेनर नहीं मिलता। दिस आर ऑल प्लेनर। ओके, मतलब sp2 है इसलिए प्लेनर भी बोल रहे हैं अपन। सो ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। क्या ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है? यस, राइट। ये पाई इलेक्ट्रॉन फुल्ली कॉन्जुगेटेड, इसीलिए अपन बीच में सर्कल निकालते हैं, इजंट इट? सो इट इज़ फुल्ली कॉन्जुगेटेड। व्हाट अबाउट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन? ये भी कंडीशन फॉलो होता है क्या? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड एरोमेटिक होता है, दैट्स व्हाई बेंजीन इज एरोमेटिक। समझ में आया क्या? सो यू हैव टू वर्क इट आउट। या लेट्स लुक एट नैफ्थलीन। नैफ्थलीन में अगर देखते हैं अपन तो क्या ये साइक्लिक है? ऑब्वियसली साइक्लिक है, इजंट इट? क्या ये प्लेनर है? सारे कार्बन आइटम्स कैसे है? हाइब्रिडाइज्ड, sp2, राइट? सारे sp2 है तो इट इज़ प्लेनर। ओके, साइक्लिक है, प्लेनर, ये ऑब्वियस है। ऑलराइट, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। देखो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, 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 राइट? मतलब ये पूरे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है इस तरह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है। इसका मतलब है ना, इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ एरोमेटिक। व्हाट अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 5 पेयर है बेसिकली। तो ये टोटल इसमें कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ओके, हमको ये चारों कंडीशन मैच में, साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 पाई। 4n+2 पाई में तुमको तो बोला 2, 6, 4, देख 4 का ही डिफरेंस आ रहा है, जो 6, 10, 14, 18, 22 ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये उसने कैसे निकाला, ये मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर देख के ही निकाला होगा उसने, बट इट वॉज नॉट, एंड इट्स फैंटास्टिक कि ये देखो, दिस इज बेसिकली कम्स डाउन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है ना। ये जो व्हाई व्हेन यू हैव ओनली 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई दीज नंबर्स आर मैजिक नंबर्स, क्यों यही पाई सिस्टम एरोमेटिसिटी देती है। एंड दिस एक्चुअली कम्स डाउन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है। बेंजीन के भी तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए अपन उसको देखते नहीं, ये अपने सिलेबस में भी नहीं है। ऑलराइट, बट यू हैव, लेट्स सी यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन बॉन्डिंग, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बिकम 0। सो दैट्स वाई वो मॉलिक्यूल्स जो है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वोंट एग्जिस्ट। समझ में आया क्या? लेकिन 6 में यू गेट बॉन्ड ऑर्डर दैट इज पॉजिटिव, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, एक जस्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनता है इसका, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वी डोंट एक्चुअली हैव दैट
इन आवर सिलेबस। नेक्स्ट देखो एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में भी साइक्लिक तो दिख ही रहा है, ओके। सारे कार्बन आइटम्स इज ऑल्सो sp2, तो प्लेनर भी है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है। सिर्फ देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फुल्ली कॉन्जुगेटेड मतलब तुमको देखना है कहीं कहीं sp3 तो नहीं आ रहा है कहीं पे किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। ये 2 4 6 8 10 12 14 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड अरोमेटिक होता है, ओके। सेम थिंग विथ फिनेंथ्रिन। फिनेंथ्रिन में भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, दैट इज ऑल्सो साइक्लिक एंड प्लेनर एंड फुल्ली कॉन्जुगेटेड विथ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं बेंजीनॉइड्स, ओके। बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन जैसे, ऑलराइट। ये बेंजीनॉइड्स है क्योंकि इसमें यू कैन सी देयर इज अ बेंजीन स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। दिस इज अ नॉन बेंजीनॉइड, इसको अजुलिन बोलते हैं, इसका नाम है अजुलिन बेसिकली। देयर इज अ 5 मेंबर्ड रिंग कपल्ड विथ 7 मेंबर्ड रिंग। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर और बताओ इज दिस अरोमेटिक और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन देखो sp2 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 sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे के सारे sp2 है, इजंट इट। इसका मतलब ये हो गया फुल्ली कॉन्जुगेटेड, इजंट इट। साइक्लिक तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है तुमको, फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है, ओके ओके, फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। प्लेनर सारे के सारे sp2 रहने की वजह से इट हैज़ टू बी प्लेनर। नाउ व्हाट अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट, एंड दैट इज द की क्वेश्चन हियर। पाई इलेक्ट्रॉन्स में 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अजुलिन इज ऑल्सो अरोमेटिक, ठीक है। अजुलिन, इसका जो नाम है अजुलिन, ये इसलिए दिया है कि अजूल एक्चुअली मीन्स ब्लू इन स्पेनिश, ओके। आई थिंक लैटिन में भी होता होगा, लेकिन लैटिन नोबडी स्पीक्स नाउअडेज, ठीक है। अजूल मीन्स ब्लू इन स्पेनिश। और ये जो कंपाउंड है ये ब्लू ऑयल होता है, ओके, ब्लू ऑयल होता है बेसिकली, इसीलिए इसको अजुलिन बोला गया है, ऑलराइट। इट इज़ यूज्ड इन सम फेस मास्क एंड स्टफ, इट वाज यूज्ड इन फेस मास्क, अभी पता नहीं शायद यूज़ करते नहीं करते, आई डोंट नो, लेकिन बैक इन द डेज इट वाज यूज्ड इन फेस मास्क, ओके। सो दैट इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई इफ द कंपाउंड इज अरोमेटिक और नॉट, समझ में। अब ये कंपाउंड्स देखो, these are actually ions, okay. This is cyclopropanyl cation, this is cyclopentadienyl anion, cycloheptatrienyl cation, so ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि even these compounds are actually aromatic, these are aromatic ions, ये aromatic ions है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन अगर देखा जाए, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन का मतलब है कि let me just draw the structure, sorry, ठीक है ना, इस तरह से there is a double bond, so there is a hydrogen, there is a hydrogen and there is a hydrogen there and there is a positive charge, ये हो गया साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, राइट। तो ये जो है there has to be planar, there is no other possibility, राइट। 3 पॉइंट तो प्लेनर ही रहेंगे, ओके। सो प्लेनर तो है, ये पहला कंडीशन तो हो ही रहा है इसका। दूसरा कंडीशन साइक्लिक भी दिख रहा है, ओके। तीसरा कंडीशन फुल्ली कॉन्जुगेटेड है क्या? फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। ये sp2, ये sp2, ये भी sp2, राइट। और ये जो चार्ज है ये डिलोकलाइज हो सकता है, मैं इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। आई कैन ड्रॉ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये चार्ज इस तरह से ये कर दिया, सॉरी, और इसको फिर यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ये हो गया एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आई कैन ड्रॉ अनदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस तरह से मूव कर दिया, सो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये इस तरह से बनेंगे। इस बार के JEE में इस तरह का क्वेश्चन आया था ये, एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड देयर। सो ये जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, ओके। सो ऑब्वियसली दिस इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दैट्स इट, राइट। और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गया 4th पॉइंट। चारों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, सो दिस इज एन अरोमेटिक स्पीसीज।
ओके, दिस इज अरोमेटिक कैटायन। ऑलराइट, तुम्हारे लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये सोचना नहीं है कि कैटायन है या अनायन है तो कैसे स्टेबल है। इट इज स्टेबल। ओके, देखो एवरीथिंग इज रिलेटिव, दे आर वेरी स्टेबल, दे एग्जिस्ट, दे कैन बी फॉर्म्ड वेरी इजीली। समझ में आया क्या? दे कैन बी फॉर्म्ड वेरी इजीली, दैट मीन्स दे आर अरोमेटिक। ओके, स्टेबिलिटी इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, ध्यान में रखना। उसी तरह से you take this cyclopentadienyl anion, that is also aromatic। ठीक है, ऑब्वियसली ये साइक्लिक है। ठीक है, ऑब्वियसली ये साइक्लिक है। फुल्ली कॉन्जुगेटेड मैं तुमको बताया था कि अगर कार्बन अनायन आता है तो इट कैन वर्क। ओके, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली बी प्लेनर, तो ये दो और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सो साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इवन दो दिस इज sp3 hybridized, remember that, but it doesn't have to be sp3 hybridized, remember, right? sp3 hybridization कब मिलता है? when the pi orbital is actually involved in when the pi orbital जो होता है, जो sp3 वाला जो p orbital होता है, थर्ड वाला, when that is involved in hybridization, then you get sp3। और hybridization क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर ये अरोमेटिक बन जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, isn't it? So I'm not sure कि इसकी स्टेबिलिटी, इसको हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना चाहिए, बट इट इज़ प्लेनर, सो इट शुड बी sp2। इवन दो इट इज़ अ कार्बन अनायन, इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आई एम नॉट श्योर, ये कहीं किसी बुक में मैंने पढ़ा नहीं है। ऑलराइट, कहीं भी आया ही नहीं है इसका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन। आई डोंट नो इफ दिस इज बेसिकली sp3 और sp, बट आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड sp2 बिकॉज इट इज़ प्लेनर। समझ में आया? तो हो क्या रहा है, क्योंकि इसको sp2 में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है रादर देन sp3, इट शुड बी स्टेइंग एज sp2। समझ में आया ना? एंड देन यू विल हैव एन ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ रहा है, isn't it? तो दैट्स द रीजन व्हाई यू गेट 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, सिमिलरली साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन, हेप्टाट्राइनिल बोले तो 7 कार्बन, isn't it? 7 कार्बन की ये रिंग है, इसलिए साइक्लोहेप्टाट्राइनिल। कैटायन है इसलिए कैटायन। ऑलराइट, एंड अगेन यू कैन सी दैट इट इज़ ऑल sp2 और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ अरोमेटिक। ओके, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फुल्ली कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक एंड प्लेनर। ओके, so even these type of cations and anions, they are also aromatic। देखो यहाँ पे 3 ओके 3 कार्बन वाला, so 3 कार्बन वाला, let me just write it properly, 3 कार्बन, 5 कार्बन एंड 7 कार्बन। ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन वाला तो ये रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, 4 कार्बन वाला भी न्यूट्रल रहेगा, isn't it? This is actually cation and this is cation and this is anion। समझ में आएगा? ओके, साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन। इसके बड़े वाले जो रिंग्स होते हैं, इससे बड़े साइक्लोहेप्टाट्राइनिल वाले, मतलब थियोरेटिकली पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली ये इतने बड़े होते हैं और फ्लॉपी होते हैं, तो ये फिर प्लेनर नहीं रहते। समझ में आया ना? इट हैज़ टू बी प्लेनर। तो अप टू 7 कार्बन प्लेनैरिटी अपने को मिलती है, उसके ऊपर नहीं मिलती। ऑलराइट, हियर्स अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडिकेटेड हाइड्रोकार्बन्स? ये जो 2 कार्बन्स है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ। ओके, इसका जो आंसर है बेसिकली सी इज़ द करेक्ट आंसर। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो x और y दोनों वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, वैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आया क्या? दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर हाईली अनस्टेबल। समझ में आएगा? दीज आर वेरी हाईली अनस्टेबल। इनको अपन बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इन मेनी केसेस दे डोंट एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट ओनली फॉर लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड। समझ में आया क्या? इसीलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन मेनी केसेस। कुछ कंपाउंड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू कुडंट एक्चुअली प्रूव देयर एग्जिस्टेंस, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। ठीक है,
इनको अपन बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दीज आर बेसिकली जो हकल्स के रूल थे वही अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बट देखो सारे कंडीशंस अगर सेम है और अगर सिर्फ 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इफ़ यू हैव अ स्ट्रक्चर दैट इज प्लेनर, दैट इज साइक्लिक, दैट इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड एंड दैट हैज 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रादर देन 4n प्लस 2 इफ यू हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक. So that's how the molecular orbital theory actually helps us understand. Remember that. इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम करो या बढ़ा दो तो तुम्हारे एंटी ऑर्बिटल जो होते हैं, ओके, जो एंटी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं एंड यू गेट अनस्टेबल स्ट्रक्चर. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स हियर. ठीक है, इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. ओके, सो दिस आर highly unstable structure because they have 4n pi electron. Okay, everything, all the three rules must be satisfied. Okay, it must be planar, it must be cyclic, it must be fully conjugated, and it must have 4n pi electron. ठीक है, so that's the thing. तो यहाँ पे anti-aromatic compounds are extremely unstable and does not exist, और अगर exist करते भी है तो बहुत ही fraction of a second के लिए exist करेंगे and they immediately gets destroyed. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखो. साइक्लोप्रोपेनिल अनायन, देखो साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन जो था दिस वन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, बराबर है. साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन. अनायन लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये 2 और ये 4, सो इसमें 2 और इसमें 2, सो वी आर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब आता है, अगर ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, प्लेनर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड तो ऑब्वियसली है, राइट. लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मतलब इट इज़ हाईली अनस्टेबल, इट वुडंट एग्जिस्ट. साइक्लोप्रोपेनिल अनायन ये अभी तक किसी ने नहीं देखा है. ओके, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन ये बहुत आसान है, इसको बनाना आसान है, इसको तुम सॉल्ट बना के बॉटल में स्टोर करके भी रख सकते हो. कौन सा? साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन को तुम स्टोर करके रख सकते हो बॉटल में, लेकिन अनायन को तुम किसी ने अभी तक देखा नहीं है. ओके, पीपल एक्चुअली फेल्ड टू मेक इट. ओके, नोबडी कैन एक्चुअली मेक बिकॉज दैट इज सो अनस्टेबल, इट कुडंट बी मेड. ओके, इसके लिए इसको बोलते हैं अपन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. Cyclobutadiene, again cyclic, planar and 4 pi electron, it is anti-aromatic. Similarly you have cyclopentadienyl cation. Okay, यहाँ पे भी 4 pi electrons आ रहे हैं. ओके, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और 4 pi electrons आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक. cyclopentadienyl anion was aromatic, cation is anti aromatic. ठीक है ना. एंड देन हेप्टानिल, ओके, और पेंटालिन, ओके, हेप्टालिन एंड पेंटालिन, यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो लगता है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, इजंट इट, क्योंकि लुक्स लाइक अ नॉर्मल कंपाउंड, नॉर्मल सेट ऑफ कंपाउंड्स. लेकिन इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, सो ये 3 कंडीशंस इनके लिए तो अप्लीकेबल है. लेट्स काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. 2, 4, 6, 8, 10, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे. मतलब ये हो गया एंटी एरोमेटिक, इजंट इट. यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 4, 6, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एंटी एरोमेटिक. सो ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करते, ध्यान में रखना. लगते नॉर्मल है लेकिन अब नॉर्मल कंपाउंड्स है, अब नॉर्मली अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करते. नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज बेसिकली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. दीज आर नॉन प्लेनर. ओके, ये नॉट प्लेनर होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं. इनमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट फॉर सम रीज़न दे कैन नॉट बी प्लेनर. ठीक है, 4 कंडीशन क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड, एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है. ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक, isn't it? लेकिन मान लो इट इज साइक्लिक, it is conjugated, it has 4n plus 2 pi electron,
but it cannot be planar for some reason. It cannot be planar. तो इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलेंगे नॉन अरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि साइक्लोऑक्टाटेट्रीन. ठीक है, इसमें देखो alright, there are two conditions in which a compound is going to be not planar or non-aromatic actually. ठीक है, there are two conditions in which it can be non-planar. So either you can have 4n plus 2 pi electron or you can have 4n pi electrons. Okay, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन लागू है तब भी. बट इफ इट इज नॉट प्लेनर देन इट इज नॉन अरोमेटिक. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इट हैज़ टू बी एंटी अरोमेटिक, सो इट शुडंट एग्जिस्ट. बराबर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन रहने के वजह से इट शुडंट एग्जिस्ट, बट इट एग्जिस्ट एज अ बोट स्ट्रक्चर. बोट स्ट्रक्चर की तरह ये एग्जिस्ट करता है. क्यों? क्योंकि बोट स्ट्रक्चर बनाने की वजह से जो कॉन्जुगेशन है वो ब्रेक हो जाता है, और कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया मतलब रेजोनेंस टूट गया. ओके, सो बिकॉज इट बेंड्स एंड ब्रेक्स द रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस ब्रेक हो जाने से इट बिकम्स नॉन अरोमेटिक. ठीक है ना. अगर ये प्लेनर होता तो ये हो जाता एंटी अरोमेटिक, लेकिन नॉन प्लेनर है इसलिए इट बिकम्स नॉन अरोमेटिक. नॉन अरोमेटिक आर बेसिकली लाइक अ रेगुलर स्ट्रक्चर्स. रेगुलर जैसे ये स्ट्रक्चर, इसमें ब्रोमीन अगर तुम ऐड करो ना, Br2 अगर ऐड करो तो एडिशन रिएक्शन होगा. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपाउंड है, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा. समझ में आया ना. इट विल बिहेव लाइक अ टिपिकल अल्कीन. किसी एक डबल बॉन्ड में ब्रोमीन वाटर ऐड होगा. ओके, सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं नॉन अरोमेटिक स्ट्रक्चर. ओके, कभी कभी ज्योमेट्रिकल हिंड्रेंस आता है बेसिकली. जैसे ये दो हाइड्रोजन जो है, ओके, लुक्स लाइक यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो इट शुड बी अरोमेटिक, इजंट इट? इट शुड बी अरोमेटिक एंड इट शुड बी वेरी स्टेबल. राइट, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन की नहीं होनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन होनी नहीं चाहिए इस कंपाउंड में, लेकिन देखा गया कि इसमें एडिशन रिएक्शन होता है. सो व्हाई? देखा गया जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो देखते हैं कि यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के साथ ये होते हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर. तो एक हाइड्रोजन नीचे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर पॉइंट करता है, और ये बीच में इसकी प्लेनर रिंग है. तो प्लेनर से ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन. देखो कितना सा डिफरेंस है. थोड़ा सा नॉन लीनियर हो गया स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर हो गया थोड़ा सा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, और कॉन्जुगेशन ब्रेक होने जैसे इट बिकम्स नॉन अरोमेटिक. समझ में आया क्या? और इसमें भी फिर तुम अब ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेशन रिएक्शन की करवा सकते हो. ओके, सो थोड़ा सा भी नॉन प्लेनर हो जाए, वेदर अरोमेटिक कंपाउंड और एंटी अरोमेटिक कंपाउंड. एंटी अरोमेटिक कंपाउंड अगर प्लेनर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर नॉन प्लेनर है तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इट बिकम्स नॉन अरोमेटिक. ओके, so I hope this is clear. So we're gonna stop here, and if there is any doubt you guys can ask. If not, then you guys can leave. I'll see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.